नमस्कार, मैं नीलिमा ठाकुर आगाज एक नई सोच पर इवान मल्टीमीडिया स्टूडियो से आपके साथ लेकर आती हूँ ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज जिन्होंने अपनी विषमताओं के बाद बनाई अपनी जगह और जिन्होंने साबित किया कि जो लड़ाई लड़ी जाती है वो हौसलों के साथ होती है और जिसके हौसले बुलंद है वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने का साहस रखते हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व पूर्णानंद जी। और पूर्णानंद जी के बारे में मैं आपको बताऊं कि एक रोड एक्सीडेंट में उनके साथ जो प्रॉब्लम हुई और उसके बाद वो एक दिव्यांग फाइटर की तरह जिन्होंने अपनी लाइफ को आगे लेकर आए और बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बने। तो चलिए आपको मिलवाते हैं पूर्णानंद जी से। पूर्णानंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सभी व्यूअर्स को। जी सर, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए क्योंकि सबसे पहले हम बात दिव्यांगता पर नहीं करेंगे, हम एक जर्नी पर बात करेंगे, जीवन पर बात करेंगे। जी और आप कहाँ से हैं और आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन या एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। जी बेसिकली मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और पौड़ी गढ़वाल हमारा गांव पड़ता है। पौड़ी गढ़वाल में नौगांव खाल नाम है उसका। और हम हमारे मतलब मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत सालों पहले मतलब जब मैं हुआ हूँ तब से मैं बाय बर्थ यहीं पर हूँ दिल्ली में। और स्टडी नॉर्मल जो एक मिडिल क्लास फैमिली की होती है, गवर्नमेंट स्कूल्स में सारी टोटल प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन हुई है। देन फिर कुछ इश्यूज की वजह से आफ्टर 12th मैंने स्टडी कंटिन्यू नहीं करी। अभी मैंने उसके बाद आफ्टर माय इंजरी मैंने उसको फिर से कंटिन्यू करने की कोशिश करी। पीजीडीएवी कॉलेज में मैंने 2014 में एडमिशन लिया था क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे लाइफ में। तो उनको जब मुझे लगा कि मैं अब कर पाऊंगा तो फिर मैंने रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन शायद वो अभी ना ईश्वर को अभी परीक्षा और लेनी थी तो फिर वो सडनली कुछ हेल्थ इश्यूज हुए क्योंकि हम लोग जिस कंडीशन में हैं, पैराप्लेजिक कहते हैं हम लोगों को। तो हम लोगों को हमारी हाफ बॉडी हमारे लिए सिर्फ देखने को होती है, हम महसूस नहीं कर सकते उसको। उसकी सेंसिटिविटी कनेक्टिविटी टूट चुकी होती है। हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल सेंसेशन नहीं होती। तो फिर से वो कुछ बेड सोर्स हो जाते हैं कभी, या कभी कुछ जैसे अगर कहीं पर हमारा गर्म जगह पर पैर टच है तो आई कैंट फील। वो जब बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, जब स्मेल आएगी, जब स्मोक धुआं दिखेगा, तब कह सकते हैं कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है। तो उस कंडीशन को वो सडनली फिर बेड सोर का कुछ इशू हो गया, स्पोर्ट्स इंजरी हो गई थी। मैं व्हील चेयर रग्बी प्लेयर भी हूँ। तो उसकी वजह से फिर वो ड्रॉप आउट फिर से वो 2014 में एक कॉमिक थिंग ये है कि 2014 में ही मैंने अपनी बेटी का भी फर्स्ट क्लास में एडमिशन कराया था और उसी साल मैंने भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। तो वो भी एक अजीब था। लेकिन ये इंस्पायरिंग थी कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। आपने खुद को डीमोटिवेट नहीं किया, आपने अपने आप को मोटिवेट रखा कि ये कोई इशू नहीं होता, ये और कोई इसमें प्रॉब्लम्स नहीं होती है। वक्त जब आपका दिल करे और आपको फील हो कि आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ाई की तो कोई उम्र है नहीं, सीखने की कोई उम्र नहीं। जी जी। तो पूर्णिमा जी, इसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ इस बात के लिए कि आप एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन हैं, आप एक अच्छी बेहतरीन जॉब में रहे हैं और किस तरह से ये आपके साथ दुर्घटना हुई, जरा थोड़ा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ऑन द टाइम ऑफ जब मैं टेक महिंद्रा में काम करता था, तो हम नाइट शिफ्ट में थे। तो जब जो ऑफिशियल कैब्स मूव करती हैं पिक एंड ड्रॉप के लिए, उसी कैब में थे हम। तो रात में ट्रक में हेड ऑन कोलिजन था हमारा, हम सामने से टक्कर लग गई थी उससे। तो उस टाइम पर 7 लोग थे हम उस कैब में। सबको मतलब फर्स्ट एड वाला ट्रीटमेंट दिया गया और छोड़ दिया गया। लेकिन मैं और एक मेरी फ्रेंड थी, वो उनको हेड इंजरी थी और मैं अनकॉन्शियस था। तो हम लोग एडमिट थे कुछ दिन। वो भी 2 दिन के बाद में डिस्चार्ज होकर चली गई थी। लेकिन मुझे आफ्टर 7 और 8 डेज मैं होश में आया था। और 3 दिन के बाद डॉक्टर को पता चला था कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। देख हाँ, मुझे मेरी बैकबोन ब्रेक हो टूट चुकी है और वो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होने की वजह से कमर के नीचे का जितना पोर्शन है वो टोटल कनेक्टिविटी कंडक्टिविटी 0 है। मतलब देयर इज नो सेंसेशन, नो मोटरी फंक्शंस आर वर्किंग और नो और सेंसेशनरी फंक्शंस भी बिल्कुल डैमेज है। पूर्णिमा जी, इसके बाद जब ये हादसा हुआ, देखिए काम जिंदगी आप जी रहे थे, एक नॉर्मल बहुत अच्छी एक लाइफ थी, कॉर्पोरेट में आप काम कर रहे थे, तो उसके बाद आपके जीवन में क्या अचानक से परिवर्तन हुए? क्योंकि देखिए एक लाइफ है, आप अपने पैरों पे खड़े हैं,
एक लाइफ है कि आप अभी बिस्तर पर हैं और कंप्लीटली दूसरों पर डिपेंडेंट है। जी जी जी। तो अगर दिव्यांगता बचपन से है तो वो आदि उस बच्चे को पता ही नहीं होता है, उसको लगता है कि यही लाइफ है लेकिन एक दिव्यांगता जब आती है, जब आप डिसेबिलिटी जब आपके पास आई है, जब आपको सब पता है, आप लाइफ जी रहे हो, आपकी अपनी पर्टिकुलर प्रॉपर लाइफ चल रही है, सारा कुछ है, तो अचानक से वो जैसे आंखों के सामने अंधेरा आने वाली बात होती है। जी तो क्या आपका जो रहा वो रिएक्शन था अपनी हालत को लेकर? जी जब मुझे आफ्टर 7 डेज, जब जो मुझे याद है जहां से होश आने के बाद में फिर वो थोड़ा ट्रॉमेटिक कंडीशन कुछ दिन और रही थी कि वो एग्जैक्टली तो मैं उसे मेडिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वो गजनी में जैसा सीन होता है ना, मेमोरी लॉस का, मैं आपको जानता हूँ दैट यू आर नीलिमा मैम, और सडनली वो क्लॉटिंग हिट कर रही है और मैं टोटली फ्यूज हूँ। आप कौन हो, मैं कौन हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। आफ्टर 7 डेज 10-1 दिन के करीब ऐसा कुछ रहा जब तक वो क्लॉटिंग मेल्ट नहीं हो गया, वो ब्लड, जैसा कि मेरे डॉक्टर्स ने बताया। उसके बाद में जब मुझे हॉस्पिटल से घर भेजा गया, क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आर ऑलवेज पैम्परिंग मी, मतलब यू नो अरे हो जाएगा ठीक, बिकॉज आई एम नॉट सो अवेयर अबाउट द एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ माय बॉडी, तो वो हो जाएगा, 2-3 महीने लगेंगे। उन्होंने एक्सटेंड किया, क्योंकि आदमी उम्मीद करता है कि हम एडमिट हैं 4 दिन, 6 दिन, हफ्ता, महीना, तो उन्होंने ऐसे एक्सटेंड किया 2 महीने से 4 महीने, 3-4 महीने में ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था अपने लोअर लिम्ब को, पैरों को हाथों से मूव करना पड़ रहा था। तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए या क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। जी जी जी। तो ये जब आपको पता चला, जब आप घर आ गए, तो घर पर जो फैमिली है तो किस तरीके से आपको फेस कर रहे थे उनको, तो क्या आपको अपने भीतर क्या फील हो रहा था? इसमें मैं बताऊंगा नीलिमा जी कि जब मुझे पता चला, मैंने वहां से डिस्चार्ज समरी ली, एंड because paraplegia, I'm not so aware about the exact word meaning of paraplegia, and I just come to know that I'm a patient of paraplegia. तो वहाँ घर पर जाकर मैंने देखा कि भाई exactly what's the exact meaning of paraplegia, तो पता चला कि it's known as कि वो पैरालाइज्ड है, कंप्लीट बॉडी ना होकर हाफ बॉडी पैरालाइज्ड है। जी जी। उसके बाद में बिकॉज मेरी शादी उससे 1-1.25 साल पहले ही हुई थी, आपकी बिटिया जी? हाँ जी। वो 19 दिन की थी उस टाइम पर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ है। तो मुझे वाइफ के बारे में भी मुझे लगा कि जिस कंडीशन में मैं हूँ, मेरी जो चोट है जिसके कारण जो अब सिचुएशन मेरी बॉडी की है, वर्ल्ड में कहीं पर भी इसका ट्रीटमेंट नहीं है। आज भी इसके ऊपर रिसर्च चल रहे हैं, लेकिन वो कोई भी रिसर्च कामयाब नहीं है। आते रहते हैं कि कुछ ये आप इसको जी रहे हैं, तो आपने तो इसके बारे में बिल्कुल हम पता करते रहते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जब भी कुछ पता करते हैं तो कुछ नया ट्रायल चल रहा होता है। अभी एक चिप लेवल कुछ आया था, बहुत एक्सपेंसिव था, 22-23 लाख रुपए का। बॉडी के अंदर चिप इम्प्लांट करते हैं, एंड देन फॉर फ्यू मंथ आदमी रिमोट से ऑपरेट होता है, मतलब नॉट कंप्लीट एक्टिविटीज ऑफ दैट पर्सन। स्पेशली अगर जैसे मैं करता हूं, तो मेरी लेग्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए इनिशियल मंथ में वो रिमोट से ऑपरेट करेंगे, जस्ट लाइक रोबोटिक। इट्स नोन एज बायो, वो क्या कहते हैं, एंजियोग्राफी टाइप ऑफ थिंग, बाईपास सर्जरी। वो चिप जहां पर लगाएंगे उसको ब्रेन से कनेक्ट करेंगे कॉर्ड के साथ, एक बॉडी के अंदर ब्रेन जो फंक्शंस करता है, ब्रेन जो ऑर्डर करेगा वो वहां तक बाईपास होकर। हाँ जी। तो ऐसी चीजें सुनते रहते थे, लेकिन जब मैं सीनियर्स से मिला, जो मेरे व्हील चेयर ट्रेनर हैं राजीव विराट जी, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे अक्सर। उनसे जब मैं बात करता था तो उन्होंने बोला, बॉस सुन, वो मैं ऑलरेडी कर चुका था, लेकिन उन्होंने बोला, बॉस सुन, जब तक तू खुद को अपने व्हील चेयर के साथ में एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक तुझे छोटी छोटी चीजें बहुत बड़े परेशानी के तौर पे नजर आएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया कि मैं अब जो हूँ व्हील चेयर के साथ हूँ, और मुझे ऐसे ही अपनी लाइफ अगर कुछ होता अच्छा है, करना है। अगर कुछ होता है तो वो देखेंगे, लेकिन अभी मैं व्हील चेयर के साथ अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, एंड मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ, जितनी पॉसिबिलिटीज हैं, एफर्ट्स जरूर करूंगा। रिजल्ट को मैं मैटर नहीं करता, क्योंकि मैंने बहुत सारी कोशिशें करी हैं, हर एक में आपको अचीवमेंट मिल जाए वो जरूरी नहीं है। और ये सच्चाई है कि अगर हम स्वयं को इस बात के लिए राजी नहीं करते हैं, स्वीकार करने वाला भाव हमारे भीतर नहीं आता है,
तो दुनिया की किसी भी परिस्थिति से हम लोग बाहर नहीं आ सकते हैं। जो दुख में है वो दुख में ही रहेगा, और जो जो खुद को समझ चुका कि मैं ये नहीं कर सकता वो ऐसे ही रहेगा। लेकिन पूर्णानंद जी की खासियत ये रही कि इन्होंने वो एक्सेप्टेशन ली, वो एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ऐसा हूँ, अब मुझे इसमें बेटर क्या करना है। तो जी, अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो ये सेवा की जर्नी है, जो आपने भावना बनाई समाज सेवा वाली, जैसे जिसके वजह से आज आप यहाँ हैं, मैं आपको जानती हूँ, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़े, इंडिविजुअल भी बहुत लोगों के लिए करते रहते हैं। जी, आपके जी। प्रोफाइल पे भी लिखा है कि आपने कि मैं हमेशा उसके लिए तत्पर हूँ जिसके लिए मैं जो कर सकता हूँ। तो जी, ये भावना कैसे आपके जी, लिए? बेसिकली मैंने जब एक्सीडेंट हो गया और जब हम लोग एक कैटेगरी में आ जाते हैं, लाइक हम एक डिसेबल्ड कैटेगरी में आ जी, गए, जी, जी। जिसको मोदी जी ने बहुत अच्छा नाम दिया, दिव्यांग। दिव्यांग। तो जब हम इस कैटेगरी में आ गए तो वहां पर जब हम जाते थे, जैसे मैं सोशल गैदरिंग्स में जाता था जहां पर डिसेबल्ड लोग आते थे, जी, तो वहां पर मैंने देखा कि जो एग्जैक्ट मेरी जो थिंकिंग बनी कि जो रियली नीडी है, जी। मतलब जिसको हकीकत में भूख है, उस तक रोटी नहीं पहुंच रही है। रोटी उन तक पहुंच रही है जो रोटी को टेस्ट, मतलब उसको देख के अच्छी है या नहीं है, अगर अच्छी है तो रखेंगे, अदरवाइज वी डोंट नीड। जिनके पास चॉइसेस है। हाँ, जिनके पास चॉइस है। चॉइसेस है। जी। तो मैंने उसके बाद में बस यही सोचा कि मैं अपनी तरफ से जो भी एफर्ट्स करूंगा वो ये कोशिश करूंगा कि जो सचमुच में जिसको जरूरत हो, जो रियली नीडी हो, उस तक मैं वो पहुंचा सकूं। और बहुत बड़ा कुछ मैंने इतना अचीवमेंट या बहुत बड़ा कुछ अवार्ड वाला काम नहीं किया। मैंने शुरुआत में कोशिश करी थी, मैंने एक ग्रुप बनाया था रक्तांजलि करके, जी। जो कि मेरे को लगा कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उस टाइम पे ब्लड की जरूरत पड़ने पर मेरे भाई ने, मेरे जो पड़ोस में लोग थे, पवन एक है हमारे पड़ोस में, उन्होंने दिया था, जिनका ब्लड मैच हो गया था। और उस टाइम पर जब मैंने देखा कि ब्लड के लिए जब परेशानी होती है तो बहुत ज्यादा, मतलब ट्रॉमेटिक वो कंडीशन आ जाती एक है। पूरे जीवन की बात आ जाती है, हाँ, उसमें हाँ। पूरे लाइफ की बात होती है। कोई भी रक्तदान वैसे भी किसी का जीवन ही बन जाता है, और रक्त का तो वो कहते हैं ना कि सबका एक बिल्कुल। कलर एक ही है, तो उसमें कोई ऊंच नीच भेदभाव वाला मसला जी, नहीं जी। तो रहता उस टाइम पर नीलिमा जी मैंने एक रक्तांजलि करके ग्रुप बनाया था और मैंने जो भी मेरे आसपास के लोग थे उन लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया। लेकिन रियली बताऊं कि मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ उससे कि मेरी लिस्ट के अंदर लगभग 83 और 84 नाम थे। लेकिन उन लोगों में से किसी ने भी अपने आप, मतलब एटलीस्ट जब मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि मेरे ग्रुप में 10 लोग हैं और अगर किसी को ओ पॉजिटिव की जरूरत है या बी पॉजिटिव की जरूरत है तो मैं किससे कांटेक्ट करूं। यस। तो मैंने उनको बोला आप अपना अपना ब्लड ग्रुप बता देना। 6 या 7 लोगों को सिर्फ पता था अपना, बाकी ये जो लोग थे उन लोगों ने ब्लड टेस्ट तक नहीं करवाया कभी अपने जरूरत पैसे ही उन्होंने महसूस नहीं की, कभी जब ब्लड टेस्ट ही नहीं कराया तो देने की बात पर तो पता ही कैसे चलेगा। सोशल कॉज से जुड़े तो वो सब लोग हाँ। हाँ हम दे देंगे। हाँ। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने उसके लिए, ब्लड टेस्ट तक के लिए पैसे खर्च करना मुनासिब नहीं समझा। जी। हमारे यहाँ पे एक लैब है सिंह चैरिटेबल करके, वो थोड़ा लो कॉस्ट में ब्लड टेस्ट कर देते। मैंने वहां पे कुछ पैसे जमा कराए। हाँ। और मैंने बोला कि यहाँ पर जो भी आएगा और रक्तांजलि का नाम लेता है तो आप ब्लड ग्रुप एटलीस्ट चेक करके हमें बता देना। जी। कुछ दिन तक वो चला और 2-3 लोगों को मैंने किया इस तरीके की जरूरत पड़ने पर। लेकिन बाद में मैंने ये नोटिस किया कि वो लोग ना, हमारे यहाँ पे ना अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। जी। इवन हम दिल्ली में हैं, यहाँ पर भी उन लोगों को ये बहुत डीपली समझाना पड़ता था कि यहाँ पे ब्लड डोनेट करने का, या अगर आप हेल्दी हैं, इफ योर बॉडी पैरामीटर्स आर ओके, टोटली ओके, तो आपको अगर नहीं करेंगे तो अच्छा है, अगर करेंगे तो उससे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो नए सेल्स आते रिफ्रेश ब्लड आपकी बॉडी में आएगा। तो उसके बाद में वो चला कुछ दिन, लेकिन जब मैंने उसका रिस्पॉन्स, अपन जितने एफर्ट्स होते थे वो मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ जाते थे। जी, जी। तो फिर वो अभी भी है मैं लोगों की, लेकिन अब मैं इंडिविजुअली, अब मैं ग्रुप या किसी संगठन को छोड़ दिया है, आप इंडिविजुअली जब जरूरत होती है। हाँ, अब मैं इंडिविजुअल लोगों की, किसी की, जैसे कि हमारे पड़ोस में एक है, वो लोगों के यहाँ पे साफ सफाई का काम करती है आंटी, उषा आंटी नाम उनका। तो उनके बेटे के साथ में इश्यू था, उसके हार्ट में ब्लॉक, वो था, होल था, और वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली साउंड नहीं है कि ऑपरेट करा सके। और लोगों ने भी किया, मैंने अकेले नहीं किया, लेकिन और लोगों ने भी किया, वहां पर भी मैंने कोशिश की। लेकिन आपने एक शुरुआत की। हाँ। और उनको वो ऑपरेट आपने करवाया। मतलब अब मैंने ये सोचा है कि अगर संगठन लेकर तुम मदद ना करने जा सको, हाँ। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम अपने हाथ की ताकत को भी छोड़ दो। बहुत ही अच्छी बात है, जितना अपने आप कर सकते हो उतना मैं करता हूँ। और ये पूर्णानंद जी की बात एक बहुत अच्छी है कि क्योंकि देखिए, जिनके ना कुछ करने के हौसले होते हैं, वास्तविकता यही है कि एक दिन उनके पीछे बड़े काफिले भी होते हैं। और ये सच्चाई है कि उन्होंने अपनी विषम परिस्थितियों के बावजूद अपने अंदर एक भाव पैदा किया। उनको पता था कि अगर मेरे साथ ये बात हुई है, किसी के साथ भी हो सकता है, और वो अभी
जिस वजह से आज यहाँ इस इंटरव्यू में है, वो उनकी वही खासियत है कि उन्होंने अपनी परिस्थिति में असहायता को जगह नहीं दी, बल्कि उन्होंने उसको स्वीकार करके उसको जानकर बहुत सारे और लोगों के लिए एक राह बनाई। तो पूर्णानंद जी, अभी अपने दिव्यांग भाई बंधुओं के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं जो भी हमारे दिव्यांग कैटेगरी के लोग हैं, मैं उनके लिए सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों के पास ऐसा नहीं है कि कुछ एबिलिटीज कम हैं, हम लोगों को कोशिश करते रहना चाहिए। मैं रियली बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारी, जैसे मैं इलेक्शन में 2017 में मैंने दिल्ली नगर निगम के इलेक्शन जो हुए थे वो भी मैंने इलेक्शन फाइट किए हैं। जी बिल्कुल। और इसके अलावा बिग बॉस में भी मैंने ऑडिशन दिया था, और वहां पर भी क्योंकि मैं चाहता था हम लोगों के लिए जो एक्सेसिबिलिटी है, अगर बिग बॉस जैसे बड़े ग्राउंड से वो लोगों के बीच में जाएगा तो अवेयरनेस के साथ साथ एक मैसेज भी आएगा। हाँ, कि हम लोगों को, हम बैंक के बाहर खड़े हैं, हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे स्टेयर्स हैं, अवेयरनेस नहीं है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मैक्सिमम ऐसा है। तो मैंने ये सोचा था कि वहां पर अगर जाएंगे तो अगर उस जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू आगे वो अपनी बात रखेंगे, हाँ, तो वो शायद एक सरकार तक भी और समाज तक भी एक मैसेज जाएगा कि आप लोगों, और इस पे काम भी हुआ है, इस पे काम अभी बहुत सारे देखिए थिएटर्स में बन गए हैं, बहुत सारे सिनेमा घरों के साथ साथ ऑडिटोरियम्स में बन गए हैं, मेट्रोज में हैं, और आपके अभी बहुत सारा काम हो रहा है, और वो प्रयास के साथ ही संभव हुआ है। क्योंकि अगर हम देखें तो भारत में एक पूरा एक तबका है, कई करोड़ लोगों की आबादी है दिव्यांगजनों की, और उनके अधिकारों के बारे में, उनकी अवेयरनेस के बारे में ही काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ स्थिति बेहतर हुई है, जो वो चलाया है इनका, और दिव्यांगजनों के लिए जो सारा जो वर्क का भी डाला है उन्होंने। अब तो कुछ ऐसा भी सुनने में आया है पूर्णानंद जी की अभी कुछ उनके होम फॉर वर्क पर भी और ऐसी चीजें, हाँ, उन पर जो भी है, हाँ, उन पे काम शुरू हो रहा है। पर हर चीज में देखिए वक्त लगता है, बदलाव की दशा बहुत इजी नहीं होती है, बहुत आसान नहीं होती है। पर पूर्णानंद जी, आपकी सकारात्मक जो रवैया आपका हमेशा रहा है जीवन के प्रति, तो अभी सोसाइटी के लिए और क्या आप एक मैसेज देना जी? स्पेशली मैं इसी को मैं आपसे परमिशन लेकर भी बोलना चाहता था, जिसमें कि मेरे बारे में नेगेटिव है। हाँ, जी। और सोसाइटी के लिए, हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे समाज में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियली बहुत अच्छा साउंड है, मतलब अच्छा पैसा है जिनके पास, तो वो टाइम टू टाइम डिसेबल्ड लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जहां पे वो डोनेट करते हैं लोगों को। मैं अपने बारे में नेगेटिव चीज ये बता रहा हूँ कि मैं वहां पर भी नॉमिनेशन डालता हूँ अपना, अगर कहीं पर व्हीलचेयर की जरूरत मिल रही है, हाँ, तो मैं अपना नाम डालता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं लेके आ सकता हूँ, क्योंकि मेरे तक वो नॉलेज पहुंच गई है। मैं ऐसे ग्रुप्स में कनेक्टेड हूँ जहां पर ऐसे इवेंट हो रहे हैं, तो पता चल जाता है सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो जरूरतमंद हैं, लेकिन उनको कुछ पता नहीं है, उनको फ्री में मिल सकती है, लेकिन वो स्क्रॉल करके निकल रहे हैं रोड पे। उनको पता ही नहीं है, हाँ, कि ये कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसका प्रोसेस क्या है। हाँ, ये मैं सॉरी, मे बी आप इसे नेगेटिव कह सकते हैं, और मेरे को भी लगता है मदद करने का भाव कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर किसी के लिए रोटी मांगनी पड़े और आप किसी को खिला रहे हैं, तो उसमें नेगेटिविटी नहीं होती, उसमें पॉजिटिव एनर्जी होती है। इस वर्ड को जोड़ सकते हैं, मेरे को भी अच्छा लगेगा कि मैंने कुछ कहा। तो अभी रजत शर्मा जी के यहाँ पे लेटेस्ट जो हुआ था, रजत शर्मा जी जो न्यूज एंकर हैं, चैनल का नाम इंडिया टीवी है, उनके बर्थडे वाले दिन मैं वहां पर इन्वाइटेड था। तो वहां पर मैं गया, क्यों कि वहां पर व्हीलचेयर्स मिल रही थी, मेरे पास व्हीलचेयर थी, और मैं एक्टिव व्हीलचेयर यूज करता हूँ स्पोर्ट्स प्लेयर होने की वजह से, तो मेरे पास व्हीलचेयर थी, लेकिन मैंने नॉमिनेशन डाला। हाँ। जब शुरुआत में मैंने ऐसा किया था तो थोड़ा सा ऑड लगा था कि क्या कर रहा है यार, वो अंदर से कॉन्शियस होता है कि तेरे पास ऑलरेडी है, तो किसी दूसरे का हिस्सा ले रहा है। हाँ। लेकिन जब मैंने अपने आप को, कहते हैं ना, सेल्फ एनालाइज करना, कि मैंने खुद को बताया कि यार तू ले रहा है, लेकिन अपने लिए नहीं ले रहा, तो लेके दूसरे को देना है, तुम्हें उस जरूरतमंद को देना है जो जिस तक नहीं पहुंच रहा है। हाँ जी। तो मैं वहां से लेके आया उसको, और अभी वो हमारे यहाँ पर मैंने शिव मंदिर में रखी हुई है, क्योंकि जिसको हमारे जिन पड़ोस में आंटी थी उनको जरूरत थी, तो मैंने उनको दिया। वो अनफॉर्चुनेटली नहीं रही हमारे बीच में, तो अब मैंने वहां से लेकर वो शिव मंदिर में रख दिया। होता क्या है कि कई बार किसी के पैर में फ्रैक्चर हो गया, कोई बड़े बुजुर्ग हैं, इमरजेंसी भी होती है, तो उनको बोला जाता है कि भाई आपको व्हीलचेयर यूज करनी पड़ेगी। लेकिन अब वो क्या सोचते हैं कि सिर्फ 1-1.5 महीने के लिए 5-6 हजार रुपए का खर्चा हो जाएगा, तो वो चीज ना उन लोगों के लिए पेनफुल होती है। बिल्कुल। और ये बहुत ही अच्छी और सुंदर पहल है। देखिए, ये एक आप इसे एक पहल कह सकते हैं जो पूर्णानंद जी ने की है। आप
किसी की भी मदद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये जरूरत किसी व्हीलचेयर या दिव्यांग भाई बहन को ही पड़े, उसकी जरूरत कभी भी किसी भी ऐसे टाइम पे पड़ सकती है, एक्सीडेंटल के लिए या कोई भी और प्रॉब्लम के लिए। कभी कभी किसी को चक्कर भी आ जाता है, कहीं रोड पर कोई चीजें होती है, तो इस तरीके की चीजें अगर हम अपने आसपास मंदिरों में या ऐसी जगह पर रख सकते हैं और तो हमें ये पता होगा कि इमरजेंसी कहाँ से मिल सकती है। तो बहुत ही अच्छी सुंदर पहल है और इसमें आपका ये पक्ष बहुत अच्छे तरीके से सबको समझना भी चाहिए। इसमें सॉरी मैं इसमें समाज के लिए कहना चाहूंगा जी कि आप जो भी लोग करते हैं आप सभी को सैल्यूट है, नमन है आप लोगों को। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि आप जब डोनेट कर रहे हैं, मेरे जैसे प्योर चीटर तो नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे जैसे लोग भी आते हैं, इवन मैंने देखा है जो इस सोच के साथ जाते हैं कि मैं 2 रख लूंगा अपने पास या फिर मैं उसको रीसेल कर दूंगा। वैसे भी भारत की एक भीतर की एक चीज है कि फ्री में कुछ भी मिल रहा हो तो वो फ्री पर लोग तो यहाँ अपनी बाइलें और मलकियत खड़ी कर लेते हैं। तो मैंने वहां पे देखा कि वहां पर मतलब जो ठीक ठाक लग रहे थे, इवन मैं भी कई बार सोच रहा था कि मेरे को कोई टोक ना दे, लेकिन जो मेरे से ठीक ठाक लग रहे थे, अच्छे ड्रेसेस थे, अच्छे सब कुछ, वो भी वहां पे लाइन में थे। तो मेरी आप सभी जो लोग करते हैं सोशल कॉजेज के लिए डोनेट करते हैं, आपसे मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उस तक अपनी हेल्प को पहुंचाएं जो रियली नीडी हो। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट एग्जैक्टली। जी थैंक यू सो मच पुण्यानंद जी स्टूडियो में आने के लिए, और आपने इतना सारा वक्त दिया, आपने मेरा यहाँ इंतजार भी किया। और मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि विषमताएं आपको रोकने में सक्षम नहीं है। आपकी विषमताएं शायद आपको कुछ और बड़ा सिखाने के लिए आपके सामने आई हैं, तो उनको एक चैलेंज के तौर पर लीजिए, उनको एक विश्वास बनाकर अपने भीतर जगा कर रखिए, क्योंकि भगवान परीक्षाएं उन्हीं की लेता है जो बहुत बेहतरीन विद्यार्थी होते हैं, बहुत बेहतरीन स्टूडेंट होते हैं। तो देखते रहिए आगाज और जुड़ते रहिए हमारे साथ। इस पूरा जून हम लोग इंस्पायरिंग स्टोरीज आप तक लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत जय हिंद।